हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर क्लास। लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं किससे? परम्यूटेशन से रिलेट करके। इन टुडेज क्लास आवर टॉपिक इज टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमें वो डिस्कस करना है। बिफोर दैट हमने कल की क्लास में काफी सारे एग्जांपल्स किए थे, एक बार हम वापस से रिकॉल करेंगे कॉम्बिनेशन क्या है, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जानना जरूरी है सबसे पहले। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? बेसिकली फॉर्मूला क्या कहता है, हमें क्या लिखना है? एन पी आर के सी आर। बेटा सी क्यों यूज करते और पी क्यों यूज करते? पी मतलब अरेंजमेंट के लिए और सी किस लिए? सिलेक्शन के लिए। जहां ऑर्डर ऑफ थिंग्स मैटर करेगा वहां हम क्या लगाएंगे? परम्यूटेशन। और जहां उससे फर्क नहीं पड़ता वहां हम क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन। तो इफ यू वांट टू सेलेक्ट समथिंग आउट ऑफ मेनी थिंग्स, जो समथिंग होती है उसको क्या कहते हैं? आर, और जो मेनी थिंग्स होती है उसको कहते हैं एन। तो मुझे एन में से आर को सिलेक्ट करना है, तो एन में से आर को सिलेक्ट करने का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। दिस इज आर फॉर्मूला। इसी को हम दूसरे वे में क्या लिख देते हैं? एन पी आर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर। वाई वी हैव रिटन दिस? हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये वाली चीज किसका फॉर्मूला है? एन पी आर का। तो रिलेट करके हम इस तरह से पढ़ रहे हैं। अब जैसे हमने परम्यूटेशन में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सेम वैसी ही कुछ प्रॉपर्टीज हमें कहां मिली है? कॉम्बिनेशन में भी मिली है। अब वो कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको बता रहा है वो देखना है। उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है। सबसे पहले हमने क्या बोला कि मुझे कुछ चीजों में से कुछ चीजें चुननी है। कुछ चीजें जो दी हुई है वो ज्यादा है और मुझे उसमें से या तो कुछ लेनी है या कुछ नहीं लेनी है। ऐसा हो सकता है ना बेटा कि अगर मेरे पास 5 चॉइसेस है, या तो मैं पांचों की पांचों ले लूं या एक भी नहीं लूं। हो सकता है ना। मैं दुकान पे गया शॉपिंग करने के लिए, मुझे 5 शर्ट दिखाए उसने और मुझे पांचों ही नहीं पसंद आए, और मैंने कहा मेरे को तो कोई सा भी नहीं लेना। तो ना बोलना पड़ेगा ना, वरना तो वो कहेगा क्यों नहीं ले रहे, क्या रीजन है, कलर नहीं समझ में आया, साइज सही नहीं है। तो आपको ना बोलना पड़ेगा। तो ना बोलने का कितना तरीका? एक। तो इसका मतलब जितनी चीजें अवेलेबल है उसमें से एक भी नहीं चुनने का तरीका कितना होता है? 1। तो हम क्या लिख सकते हैं? एन सी 0 इज इक्वल टू 1। कि दी गई चीजों में से जीरो सिलेक्शन का तरीका क्या है? 1। और अब आते हैं कि मैं लेने गया था बेटा एक शर्ट दुकान पे। आई वेंट फॉर शॉपिंग एंड आई वॉन्टेड कि मेरे को एक शर्ट लेना है। उसने मुझे 5 शर्ट दिखाया और मुझे सारे ही अच्छे लगे। मैंने कहा पांचों के पांचों दे दो। अब पांचों को सेलेक्ट करने में मैंने कितना टाइम लगाया? मैंने तो एक ही बार बोला ना कि गिव मी द 5। वो 5 के 5 मुझे दे दो। तो उसका तरीका भी कितना होता है? 1। तो हमने क्या लिख दिया? एन सी एन इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी रहेगी। ये भी एक तरह से प्रॉपर्टीज का ही पार्ट मानी जाएगी। दीज आर ऑल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। यस, गुड आफ्टरनून हिमांशी बेटा। ऑनलाइन में भी हिमांशी है, बाकी नहीं है। सागर तो खैर गया। क्लियर है? ये चीज हम पहले पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज जो आगे हमारे काम आने वाली है बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में। तो देखो यहां से हम शुरू करते हैं नई प्रॉपर्टीज पढ़ना। अब इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रूफ कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में, हमें बस समझना है ऐसा होता है। दिस इज समथिंग दैट इज देयर। तो हमें उसको अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस में भी। अब देखो ये क्या लिख रहा है? एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये दोनों चीजें क्या होती है? बराबर होती है। हम इसको देख लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं कि क्या ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो बराबर आ जाता है तो इसका मतलब फॉर्मूला सही है, प्रॉपर्टी सही है, वरना तो नहीं है। इसके लिए अभी अभी मैंने लिखा था वही चीज काम आ जाएगी बेटा। 5C5, वही एग्जाम्पल लेंगे तो दोनों चीजें बराबर है ना। अभी अभी तो मैंने लिखा है पीछे, देखो वापस से मैंने क्या लिखा? एन सी 0 इज इक्वल टू 1 और एन सी एन इज इक्वल टू 1। तो n माइनस एन करने से ही तो 0 आया है।
n माइनस एन करने से 0 आया ना, वही तो चीज वहां पे ये लिख रहा है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। एक ऑलरेडी एग्जाम्पल हमारा हो चुका है, एक और ले लेते हैं। एन की कुछ वैल्यू लेते हैं, आर की कुछ वैल्यू लेते हैं। तो एन की वैल्यू सपोज करो मैंने ली 5 और आर की वैल्यू मैंने ले ली 4। इससे चेक कर लेते हैं कि हमारा सही बैठता है या नहीं बैठता। सबसे पहले मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, एन सी आर। क्यों 2 लेना है? ओके चलो, आपकी चॉइस अगर ये है तो हम वो ले लेते हैं। चलो ठीक है, 2 या 3? 2 ले लेते हैं। पहले डिसाइड कर लो विच वन टू टेक। 3। चलो ठीक है। हमने एन की वैल्यू कितनी ली है 5 और आर की वैल्यू कितनी ली है 3। यस, गुड आफ्टरनून खुशी। n is equal to 5, r is equal to 3। Now we need to calculate both the values और देखना है दोनों बराबर आती है क्या। सबसे पहले क्या करेंगे, NCR that means 5C3। बेटा फटाफट से वैल्यू बताओ मेरे को, इसकी वैल्यू बताओ। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, या फिर आप परम्यूटेशन से करो तो वैसे कर लो, परम्यूटेशन से करके बता दो। परम्यूटेशन से करेंगे तो डायरेक्टली कर लेंगे, वैल्यू क्या आएगी 10। वैल्यू विल बी 10। बेटा आपको समझ में आया? आता है निकालना ये? नहीं। देखो फैक्टोरियल समझ में आता है, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? देखो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं। देखो पूरा कॉन्सेप्ट तो हम ऐसा नहीं है कि वापस से एकदम बिगनिंग से नहीं करेंगे, क्योंकि जब नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो इट इज इजी टू, मतलब वो होता है ना, चलती नाव में सवार होना मुश्किल है, स्टार्टिंग से हो तो ज्यादा ठीक है। लेकिन फिर भी आई विल ट्राई कि आपका लॉस नहीं हो एज सच, कि बैठे हैं तो कुछ तो समझ में आना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल फर्स्ट? पहले तो फैक्टोरियल का मतलब समझना है। हमने ये जो ये फैक्टोरियल लिखा है ना बेटा, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, तो इट विल बी लाइक 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 1 तक ले जाना है हमें। दिस इज हाउ वी सॉल्व अ फैक्टोरियल। अब इन सबको क्या करना है, वैल्यूज को मल्टीप्लाई, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 5। ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू मिलेगी। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, परम्यूटेशन में भी हमने फैक्टोरियल से ही फॉर्मूला बनाया है और कॉम्बिनेशन में भी हमने फैक्टोरियल से फॉर्मूला बनाया है। लेकिन हम कॉम्बिनेशन को कई बार परम्यूटेशन से निकाल लेते हैं, कि अगर तुम्हें इसका परम्यूटेशन निकालना आता है तो आप डायरेक्टली किससे डिवाइड कर दो, फैक्टोरियल आर से। और यहाँ आर की वैल्यू कितनी ली हमने 3, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया है 10 आया है। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरे वाले की। अब की बार क्या लिखूं बेटा मैं, 5C 5 माइनस 3, तो व्हाट विल बी दिस 5C2। क्या आएगी वैल्यू? परम्यूटेशन से करेंगे तो 5P2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 10। आप करके देख लें बेटा, करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। और कल के क्वेश्चन में ऐसा हुआ भी था। कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो कमिटी वाला, जिसमें हम मेंबर्स चुन रहे थे, वो चार्टेड अकाउंटेंट, इकोनॉमिस्ट, और वो उसमें हमारा ऐसा आया भी था कि बोथ द वैल्यूज आर सेम। तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, तो दिस इज आर फर्स्ट प्रॉपर्टी। याद रखनी है ये, डायरेक्टली यू कैन यूज इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब देखो ये वाली चीज, n प्लस 1 CR इज इक्वल टू NCR प्लस n CR माइनस 1। टेकिंग द सेम एग्जाम्पल, यही केस ले लेते हैं 5 और 3। विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग वी कैन सॉल्व। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया, 5 और 3, n इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3। इधर वाले की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 5 प्लस 1 CR, दिस विल बी, सॉरी r की भी वैल्यू लिख देते हैं ना, 6C3। टेल मी द वैल्यू, कितनी आएगी वैल्यू 20। एवरीवन, सबका? हाँ ऑनलाइन में खुशी एंड हिमांशी, व्हाट विल बी द वैल्यू? यस 20 आ गया आपका आंसर। नाउ
ये दोनों निकाल के ऐड करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5C3 ऊपर निकाली थी बेटा, वही डायरेक्टली यूज कर लेंगे, वही डायरेक्टली यूज कर लेंगे। और ऊपर हमने 5NCr-1 भी निकाला था, तो दोनों ऐसे कैसे यूज कर लो, 5C3 प्लस 5C2, दोनों की वैल्यू 10 + 10 = 20। तो हम क्या कह सकते हैं, LHS = RHS। वैसे मैंने ये प्रूव करके आपको बताया है, पर प्रूफ आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला। यू नीड टू यूज दिस डायरेक्टली इन योर क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करें, जैसे ही आपको ऐसा कुछ भी दिखाई दे आप यूज कर सकते हो। बट ऐसा नॉर्मली होता है कि हमें अगर प्रॉपर्टी याद भी होती है, कई बार क्वेश्चन में हम बना नहीं पाते कि प्रॉपर्टी बन रही है या नहीं बन रही। तो आपको ये चीज प्रैक्टिस में लानी है। यू नीड टू मेक श्योर कि कहां प्रैक्टिस में हमें प्रॉपर्टी को यूज करना है। हमारे हर जगह तो नहीं यूज होगी, देखो बेटा ऐसी सिचुएशन आएगी तभी प्रॉपर्टी काम आएगी। तो आपको उस प्रॉपर्टी को यूज करना आना चाहिए। तो यूज कहां करना है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर इट इज टू बी यूज्ड और नॉट। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो दोनों प्रॉपर्टी याद रहेगी, हम बार बार इसको रिकॉल करते रहेंगे बीच बीच में, जिससे कि हमें आगे भी ये चीज ध्यान रहे। दो और मैंने बताई दी आपको। पहली प्रॉपर्टी क्या है, NC0 = 1 एंड NCN is also = 1। ये भी आपको एज अ प्रॉपर्टी ही लेना है। पर वो अलग से इन्होंने क्यों नहीं बताया बेटा, क्योंकि ऊपर वाली प्रॉपर्टी उसी को डिनोट कर रही है। जो ऊपर हमने लिखा है ना बेटा, वो उसी की चीज को बता रहा है। तो दैट्स वाई वो सेपरेटली प्रॉपर्टी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि उसकी वैल्यू आपको 1 ही माननी है हमेशा, उसको कभी भी अलग नहीं मानना है। क्लियर है? कौन सा वाला? हाँ, तो लिखनी तो है ही है। ये तो अंडरस्टूड वाली बात होनी चाहिए कि दीज आर प्रॉपर्टीज एंड यू नीड टू राइट। वो तो पहले ही लिखा हुआ है आपका, NCN और NC0। अब बस ये वाली दो नोट कर लो, और आप चाहो तो इसके साथ एग्जाम्पल भी लिख लो, अपने हिसाब से लिख लेना। भले जरूरी नहीं आप 5 और 3 वैल्यूज लें, आप कुछ और वैल्यूज लेके लिख लें। बेटा एक और मैं सजेशन देना चाहूंगा, जो भी बच्चा अगर वीडियो से या कहीं से भी देखता है, ये मतलब आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो ना, जैसे आपको कॉम्बिनेशन पढ़ना है, परम्यूटेशन पढ़ना है, या जो भी टॉपिक है, डे 1 का वीडियो पहले देखें। उसके बाद आप सीक्वेंस को स्किप भी करेंगे ना तो फिर भी समझ में आ जाएगा। जैसे होता है ना, डे 1 में सारी चीजें कॉन्सेप्ट वाली आ जाएगी, फिर उसके बाद आप बीच में कोई दूसरा वीडियो भी चला लेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप डे 3 से 4 से शुरू करते हो तो आपको लगेगा ये बताना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट डे वाली चीजें उसमें मिसिंग होगी। और रिकॉल जब हम करवाते हैं किसी भी क्लास में, जैसे रिवाइज करवाते हैं ना पुराना कॉन्सेप्ट, तो वो पूरा नहीं आता बेटा। पूरा इन द सेंस कि वो बच्चे जानते हैं, समझे हुए हैं, तो उनको रिपीट की जरूरत नहीं होती है, बस उनको से बोलना पड़ता है और वो अपने आप बता देते हैं कि ये है। तो आप जब भी देखें बेटा इसका वीडियो देखें ना, तो पूरा फर्स्ट डे का देखें। फर्स्ट डे से शुरू करेंगे तो यू विल डेफिनेटली कम टू नो कि कैसे हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि वहां बेसिक से शुरू होगा। अभी जो है हम थोड़ा और आगे बढ़ चुके हैं, तो वहां से थोड़ा सा मुश्किल है कवर करना, ज्यादा तो दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ये प्रॉपर्टीज? अब देखते हैं एग्जाम्पल 11 कि एग्जाम्पल 11 में क्या चीज पूछ रहा है। कल मैंने होमवर्क दिया था, पर पहले वो पूछूं, हो गया एवरीबडी? नोटबुक दिखाओ। यस, ओके, यस। ऑनलाइन तो थी? हाँ है। आपका? बेटा ये तरीके नहीं होते। होमवर्क किस लिए दिया जाता है? होमवर्क में मैं तो इतना कुछ देता ही नहीं। ओके, नोट कर लिया। एंड व्हाट अबाउट होमवर्क बेटा, कल जो दिया था, एक क्वेश्चन दिया था मैंने, होमवर्क में हुआ या नहीं? ऑनलाइन होमवर्क क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दिया था बेटा, उसको करने में कितना टाइम लगा होगा आपको? 5 से 7 मिनट, या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। अगर एक बार गलत भी हुआ होगा तो दोबारा किया होगा। ओके, डन। लो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू निकालनी है किसकी? आर की। 18CR = 18CR + 2। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू। वैल्यू फाइंड करनी है। क्या कर सकते हैं? कोई प्रॉपर्टी लगाएं या क्या करें?
प्रॉपर्टी लग रही है कोई सी कि प्रॉपर्टी पॉसिबल है इसमें लगाना? देखो एक बार सोचो, इज इट पॉसिबल? दो प्रॉपर्टीज अभी अभी लिखी है हमने, उन दोनों में से कुछ भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। दैट मीन्स सिंपली जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही हमें करना है। अब एक बार समझ समझ के करेंगे, साथ साथ करेंगे कि ये कैसे होगा सॉल्व। सबसे पहले दीज आर द टू थिंग्स वी नीड टू टेक, और उसमें किसकी वैल्यू निकालनी है? आर की। सबसे पहले हम देखते 18CR को हम क्या लिखेंगे। वी विल राइट फैक्टोरियल 18 यही लिखेंगे, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। देन आफ्टर इक्वल टू अपॉन फैक्टोरियल 18 माइनस आर माइनस 2। ये -2 क्यों कर दिया प्लस की जगह? क्योंकि माइनस बाहर होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। हम एक स्टेप और बढ़ा सकते थे, एक स्टेप और बढ़ाते तो क्या लिखते? 18 माइनस आर प्लस 2, फिर ब्रैकेट ओपन करते तो दोनों क्या हो जाते? माइनस। पर वो थोड़ा सा एक नीचे, मतलब जब हम छोटे होते हैं तब करते हैं, लोअर लेवल पे। अब हम प्रोफेशनल कोर्स में सीए कर रहे हैं तो उतना नहीं करेंगे, बल्कि इसको भी हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसको भी हम डायरेक्ट लिखते हैं। ये 18 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 16। तो हम ये स्टेप हटा देते हैं, कम कर देते हैं, और क्या लिख देते हैं डायरेक्टली? 16 माइनस आर। जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग हमने उसको एक स्टेप बढ़ाया था, वापस से मैंने कम कर दिया है। अब की बार आर प्लस 2 है तो फैक्टोरियल भी किसका करेंगे? आर प्लस 2 का। नाउ बेटा देखो, ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी। LHS और RHS में इफ सेम वैल्यूज आर देयर दे कैन बी कैंसिल्ड, उसको कैंसिल कर सकते हैं। नाउ वी हैव दीज टू थिंग्स। अब इन्हीं से सारा गेम चलेगा, आपका सारा गेम इन्हीं का है। पहले इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, ये काम कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 16 माइनस आर फैक्टोरियल आर प्लस 2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 18 माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। नाउ फैक्टोरियल में जब तक वैल्यूज रहेगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें फैक्टोरियल को बाहर, मतलब कैंसिल करना है। आर मोटिव इज टू कैंसिल द फैक्टोरियल सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्व तभी होगा जब फैक्टोरियल हटेगा। अब देखो, कंपैरिजन करके देखो, 16 माइनस आर 18 माइनस आर, कौन से को क्या बनाया जा सकता है? 18 माइनस आर को 16 माइनस आर बनाया जा सकता है। हाउ वी कैन मेक? इसमें से 18 माइनस आर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 17 माइनस आर। फिर 17 माइनस आर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 16 माइनस आर। बराबर हो जाएंगे, देन वी कैन कैंसिल। अब देखते हैं आर प्लस 2 और आर में से किसको चेंज करूं? आर प्लस 2 को। आर प्लस 2 निकालेंगे, आर प्लस 1, तो क्या बचेगा? आर। तो वो सब काम कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। इधर की साइड में मेरे को 16 माइनस आर को ऐसे का ऐसे रखना है। इसमें से क्या निकालें? आर प्लस 2 आर प्लस 1, और यहां क्या बचेगा? फैक्टोरियल आर। ठीक है, यहां से क्या निकाला? 18 माइनस आर देन और फैक्टोरियल आर रिमेन्स एज इट इज। ठीक है, अब हम कैंसिल कर देंगे दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। अब हमारे पास में सिर्फ मिनिमम वैल्यूज बची है, वो भी बिना फैक्टोरियल के। अब हम सॉल्व आराम से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस, सॉरी पहले आर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 2r प्लस 2, और इधर क्या आएगा? 18 इंटू 17 करो फटाफट कैलकुलेटर से। 306। देन आफ्टर बेटा मुझे आर स्क्वायर तो दोनों तरफ दिख रहा है, कैंसिल कर दो। आर वाली सारी वैल्यूज एक साइड ले जाओ, नंबर वाली वैल्यूज एक साइड ले लो। आर आर जुड़ जाएंगे तो ये कितना होगा? आर प्लस 2r 3r, और इधर से भी कुछ जाएगा उधर, तो ये 18 और 17 प्लस होके कितना होता है? माइनस का 35। ये कितना है? प्लस का 3। उधर जाके क्या होगा? ऐड होगा, तो कितना बनेगा टोटल? 38। तो ये क्या हो जाएगा? 38r। फिर उसके बाद 306, और उधर से क्या आएगा? -2। दिस विल बी 304। तो r इज इक्वल टू 304 डिवाइड बाय 38। टेल मी द वैल्यू।
8, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 8। गॉट योर आंसर? मिल गया। अगर ये ऑप्शंस दिए हुए थे तो हम ऑप्शन रख के करते तो इजीली हो जाता, पर यहां पे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हमारे पास में कोई चॉइस नहीं थी, हमें पूरा ही सॉल्व करके देखना पड़ा है। तो आंसर क्या है आपका 8, तो आर की वैल्यू क्या हो गई आपकी 8 हो गई। क्लियर है? हाँ, परम्यूटेशन में हमने सारा संघर्ष कर लिया है, अब हम कॉम्बिनेशन में थोड़े से परफेक्ट हो गए हैं, अब हम कैलकुलेशन में इतनी गलतियां नहीं कर रहे हैं, वरना परम्यूटेशन के टाइम पे तो आधे क्वेश्चन में तो गलत ही आंसर आ रहा था पहले। नाउ यू पीपल हैव अ कमांड ऑन दैट थिंग कि कैसे करना है, किस तरह से। अब पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा था इसको इसके बराबर कैसे बनाना है, शुरू शुरू में जब शुरुआत की थी तो कॉमन लेना कैसे है, कैसे बाहर निकालना है, वो ही नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे बेटा प्रैक्टिस जैसे जैसे हम करते हैं ना, वैसे वैसे चीजें ईजी हो जाती है। और मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसमें बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। कोई टीचर आपको कितना भी अच्छा पढ़ाए बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप खुद के पेन और पेपर लेके बैठ के उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते ना, तब तक आपको कुछ नहीं आ रहा। यहां पे पढ़ रहे हो, समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब तक आपने घर पे बैठ के उस चीज को सॉल्व करके नहीं देखा ना, तब तक ये नहीं कह सकते कि कॉन्फिडेंस से मेरे को आ गया। नहीं, यू डोंट हैव दैट थिंग। अभी तो आपने सिर्फ समझा है, सीखा है। इफ यू डू 2-3 क्वेश्चंस ऑफ द सेम टाइप और वो आंसर ले आते हो, तब समझना कि हाँ आ गया है मुझे, तब ये श्योर होना कि आया है मुझे। वरना तो क्या था, टीचर ने बताया, मैंने याद कर लिया एक तरह से, और आज तो मुझे याद है, एग्जाम वाले दिन पता नहीं याद रहेगा या नहीं रहेगा। तब हम सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं इसमें। अब एक्सपेरिमेंट जितने होते हैं ना बेटा, एग्जाम से पहले होते हैं, बाद में कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी चीज, ठीक है? यू आर नोटिंग समथिंग बेटा? क्वेश्चन ये पूरा एग्जाम्पल है, तो नोट करने की बजाय आप इसको वापस से सॉल्व करके देखना। वहां पे वैसे सोल्यूशन दिया हुआ है, बट डोंट लुक एट द सोल्यूशन, सोल्यूशन मत देखना। आप सोल्यूशन को एक बार के लिए छुपा देना या बुक को ही साइड में रख देना, एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आता है तो यू कैन टेक रेफरेंस, उसके लिए आप एक बार इसका पिक क्लिक कर सकते हो, फोटो क्लिक करके रख लो अपने पास में। इफ सोल्यूशन नहीं समझ में आता है तो आप इससे देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। अभी तो हम एडिशनल पे पहुंचे ही नहीं है। अच्छा, देखेंगे अगर टाइम मिलता है आज की क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। अब आ जाते हैं प्रूव दैट। ये वाली चीज प्रूव करनी है बेटा, एन सी आर इज इक्वल टू एन माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस टू एन माइनस टू सी आर माइनस वन प्लस एन माइनस टू सी आर। कर सकते हम? ये बढ़िया था। बेटा टाइम में थोड़ा चेंज हुआ है, मैथ्स की क्लास के बाद आपका अकाउंट्स का टेस्ट होगा। ये टाइमिंग में इसीलिए चेंज हुआ है, मैथ्स की क्लास 4:15 तक है, देन आफ्टरवर्ड्स आपका टेस्ट है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बोलो? ट्राई करें, एक बार साथ साथ करते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो शायद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। शायद बोला अभी भी मैंने, नॉट श्योर। नहीं नहीं, देखने में नहीं, जैसे अभी बोल रहे थे ना साथ साथ, तो यू कीप ऑन टेलिंग कि क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले एनसीआर को इसके बराबर प्रूव करना है, तो क्यों ना हम इस साइड को लेके उसके बराबर प्रूव करें, क्योंकि जो चीज छोटी है उसको एक्सपेंड करना मुश्किल है, लेकिन जो चीज बड़ी है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना आसान है। उसको हम छोटा करके एनसीआर के बराबर ला सकते हैं। तो हम शुरू कौन सी साइड से कर रहे हैं? आरएचएस से। राइट हैंड साइड को लेके हम चलेंगे और ट्राई करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड को अचीव कर लें। पर क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है? अगेन आई एम आस्किंग दिस थिंग, क्या प्रॉपर्टी यूज हो सकती है या नहीं? बेटा एक बार देख लो, एक बार देख लो प्रॉपर्टी क्या क्या थी, वापस बताओ। अरे बेटा देखो, अगर शायद यूज हो जाए तो मैं कह रहा हूं एक बार देख तो लो, शायद यूज हो सकती है। मेरे को प्रॉपर्टी बताओ वापस से, एक बार रिकॉल करें प्रॉपर्टी। पहली वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी,
ठीक है, यहां पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है हमें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है बेटा, मुझे दिख रहा है। दीज टू थिंग्स आर सिमिलर टू दिस वन। देखो बेटा ध्यान से, ये -2 में से -1 करेंगे तो यही तो आएगा, -1 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा? -2। बेटा यहां इसको r मानेंगे ना, तो r-1 करेंगे तो वी विल गेट r-2। ऊपर वाली चीज तो सेम है ना, दोनों में सेम ही तो है, देखना पड़ेगा ना। प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टीज याद सबको है लेकिन उसका एप्लीकेशन समझना जरूरी है। अब आप देखो n की वैल्यू दोनों में सेम है, यहां भी n की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहां r होना चाहिए और यहां r-1 होना चाहिए। बस क्या करा इसने, आगे पीछे ही तो किया है। अगर मैं इस चीज को इधर लिख दूं तो बिल्कुल वही चीज है। इसको r मानोगे, r-1 -1 कितना होता है? r-2। सेम ही तो चीज है, तो आई कैन यूज प्रॉपर्टी, मैं उस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। अब मैं इसको क्या लिखूं वो तो बताओ, व्हाट शुड आई राइट? क्या लिखना है? n+1 CR। अब यहां n की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है, वो सोचो, बताओ मेरे को। n की वैल्यू कितनी है? n-2। और r की वैल्यू r-1, ना कि r-2। r-2 तो r-1 की वैल्यू है। सोचो एक बार, n की वैल्यू क्या है? n-2। और r की वैल्यू मैंने कौन सी ली है? ये वाली। तो यहां r आएगा, यहां r-1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? r-2। तो नाउ आई नीड टू मेक श्योर कि मुझे क्या करना है, n+1 CR। अब करते हैं, मैं कौन सी साइड ले रहा हूं बेटा? राइट हैंड साइड। इस चीज को मैंने क्या लिखा है? n+1, दैट मीन्स n-2 + 1, यही लिखेंगे। और c के बाद नीचे क्या लिखना है? सीधे सीधे r। r कौन सा है? r-1। और ये चीज तो एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज आया ही नहीं है, इसको तो हमने टच ही नहीं किया, तो एज इट इज लिख दो। ये क्या बन जाएगा? n-1 CR-1 प्लस n-2 CR। नाउ अब देखो, अब क्या करें? यहां तक तो आ गया, प्रॉपर्टी का यूज हमने कर लिया और इस चीज को बना लिया। अब क्या कर सकते हैं? क्या चीज? एक चीज आपने नोटिस की कि हमने प्रॉपर्टी को लगाया तो इसके आगे टू था, वो तो हमने देखा ही नहीं। प्रॉपर्टी लग सकती थी क्या? इसके आगे क्या था? टू। इसके आगे क्या था? टू। इसका मतलब हम इनमें तो फिर भी प्रॉपर्टी लगा सकते थे, ये टू जो है ये तो बीच में आ रहा है, प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन यहां पे नहीं हो सकता। हाँ आप सही बोल रहे थे, बट आप श्योर नहीं थे ना उस चीज के लिए। एग्जाम में तो यही करते, हाँ आपको कंफ्यूज किया गया, आप खुद कंफ्यूज नहीं हुए। वी कैन नॉट यूज द प्रॉपर्टी बिकॉज देर इज टू। टू है जो हमें प्रॉपर्टी को यूज करने में मना कर रहा है। अब आप इसको सॉल्व करें, आप खुद सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं। फैक्टोरियल n-2, n-2 -r+2, मैं साथ साथ करते चलूंगा बेटा, आप समझ जाना। माइनस था इसलिए वो माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। नीचे क्या लिखेंगे? r-2 +2 इंटू फैक्टोरियल n-2 और फिर +1। फिर उसके बाद फैक्टोरियल n-2 और फैक्टोरियल n-2 माइनस r और फैक्टोरियल r। ये हमारी वैल्यूज आ गई, इसके साथ ही हम RHS को लेके चल रहे हैं। अब देखो, इसको जैसा जैसा सॉल्व होता है वैसा वैसा लिखते जाओ। फैक्टोरियल n-2 और नीचे क्या आएगा?
ये क्या हो जाएगा n माइनस आर माइनस वन, और ये क्या आएगा फैक्टोरियल r माइनस वन प्लस इसको भी सेम इसी वे में बना लेते हैं, r माइनस टू कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, और फैक्टोरियल r। अब इसमें क्या कर सकते हैं वो देखना है हमें। सबसे पहले इसको जिस फॉर्म में हम ले आए हैं उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें क्या लाना है, एनसीआर के बराबर प्रूव करना है इसको, एनसीआर। तो एनसीआर के बराबर प्रूव करने के लिए कुछ चीजें तो इसमें से हटानी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हटा सकते हैं हम, एक तो देखो एक कॉमन लिया जा सकता है, एक चीज को फैक्टोरियल n माइनस टू को हम कॉमन ले लेते हैं, वो चीज तो हो जाएगी। उसके बाद भी कुछ संभावनाएं हैं क्या इसमें कि कुछ कर सकते हैं हम, किसी चीज को सेम बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं, कुछ चीजों को सेम बना सकते हैं। देखो देखो अब देखते हैं, ये जो n माइनस आर है अगर इसको बाहर निकाल दूं तो क्या बन जाएगा n माइनस आर माइनस वन, लेकिन ये तो फिर सेम नहीं होगा, तो इसका मतलब उसको भी किसके बराबर बनाना है, इसके बराबर। तो वहां से क्या बाहर निकालू, n माइनस आर और n माइनस आर माइनस वन, इसमें से क्या निकालना है n माइनस आर माइनस वन ओनली, उतना ही निकालना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। यहां भी सिमिलैरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो अब इन वालों में आर, आर माइनस वन और आर माइनस टू किधर से निकालेंगे, इसमें से आर और आर माइनस वन, इसमें से सिर्फ आर माइनस वन, और उसमें आर माइनस टू ऑलरेडी है ही है, तो वो सेम हो जाएंगे फिर। तो इनको सिमिलर करके पूरे को फिर क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, पूरे को क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी को चेंजेस करते जा रहे हैं। फैक्टोरियल n माइनस टू, इसमें से क्या निकला n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन, और यहां क्या बचेगा, और r माइनस टू को हम अनचेंज्ड रख रहे हैं क्योंकि उसको बराबर बनाएंगे, प्लस टू इंटू n माइनस टू, देन आफ्टर n माइनस आर माइनस वन, तो क्या बचेगा n माइनस आर माइनस टू, और यहां से भी कॉमन निकालना है r माइनस वन, तो क्या बचेगा r माइनस टू, प्लस n माइनस टू, n माइनस आर माइनस टू, r और r माइनस वन, तो क्या बचेगा r माइनस टू। नाउ वी हैव सिमिलर थिंग्स, अब हम उनको कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन लेने के लिए हमारे पास में क्या है, फैक्टोरियल n माइनस टू, फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस टू, एंड देन फैक्टोरियल r माइनस टू। अब बची हुई चीजों को एज इट इज जो बच गया है अंदर उसको लिख देते हैं ब्रैकेट में। यहां क्या बचेगा, वन अपॉन में क्या आएगा n माइनस आर और n माइनस आर माइनस वन, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस करेंगे टू अपॉन n माइनस आर माइनस वन, और क्या रहेगा r माइनस वन। फिर उसके बाद यहां क्या बचेगा, वन अपॉन r, r माइनस वन, r माइनस टू, सॉरी r इंटू r माइनस वन, ये बच गया हमारे पास में। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम कैसे लेंगे बेटा, एलसीएम क्या आएगा इसका, देखो r, r माइनस वन, n माइनस आर और n माइनस आर माइनस वन, ये पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमारे पास कुछ चीज कॉमन नहीं होती तो उसका एलसीएम क्या होता है, वो सारी चीजें मल्टीप्लाई कर दो, वो एलसीएम आ जाता है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर, r माइनस वन, और साथ ही साथ r भी, ये सारे टर्म्स हमारे एलसीएम के रहेंगे। नाउ देखो ये दो टर्म ऑलरेडी है तो ऊपर क्या लिखेंगे, r माइनस वन इंटू आर, प्लस अब टू भी रहेगा, याद रखना ऊपर टू है। इसमें कौन कौन से टर्म है, ये और ये, तो बचा कौन सा, टू n माइनस आर इंटू आर,
प्लस यहां पे कौन कौन से, ये दो, तो बच गया कौन सा, n माइनस आर माइनस वन और n माइनस आर। ऊपर वाली चीज को सॉल्व करना है, नीचे वाली चीज का एक बार कुछ भी नहीं करेंगे। वी विल डू नथिंग विद द बिलो। ऊपर वाली चीज को हम सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली चीज को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस चीज को हम एक बार वापस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बार बार रिपीट में लिखने से कोई सेंस नहीं है, खाली इसको ले लेते हैं ऊपर वाली चीज को। अरे एग्जाम में नहीं आएगा बेटा एज सच, क्योंकि प्रूव करने की चीज एग्जाम में कैसे दे सकता है, ऑप्शंस में। ऑप्शंस में ये दे ही नहीं सकते प्रूव करने का कुछ भी। हाँ, कुछ वैल्यू पूछनी हो आर की एन की तो दे कैन गिव, ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है प्रूव करने का। हाँ, वैल्यू पूछनी है तो सॉल्व करना पड़ेगा, बट यू विल हैव ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शन पुट करके आप कर सकते हो, वो भी हम क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे। बेटा देखो, किसी भी चीज में शॉर्टकट पहले सीख लेना ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। शॉर्टकट अगर पहले सीख लिया तो आप सही रास्ता जो है एक्चुअल में पूरा तय करना सीखोगे ही नहीं। शॉर्टकट हम हमेशा बाद में देखते हैं कि पहले ये एग्जाम्पल में आपसे पूरा करवा के दिखाएगा कि हाउ टू डू दिस थिंग, ताकि आप सारी चीजों को अप्लाई करना सीख जाओ। देन आफ्टर क्या होगा, जैसे हम अप्लाई करना, एप्लीकेशन उस चीज का सीख जाएंगे तो फिर हम शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते हैं। अब ये पूरा ही सॉल्व करेंगे तभी जाके आपको आंसर मिलेगा, इससे अलावा कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है। प्रूव करना बोला है तो बराबर ही बताना पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अब ऊपर वाली चीज को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी सेम आएगा। अब ये क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस ये क्या होगा, 2nr माइनस 2r स्क्वायर। मैंने साथ साथ दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से भी और r से भी। फिर उसके बाद n स्क्वायर माइनस एन आर माइनस, नहीं प्लस आर, पहले आर, सॉरी पहले एन से कर रहे हैं हम, पहले एन स्क्वायर फिर माइनस का एन आर फिर माइनस का एन आर और प्लस का आर स्क्वायर फिर माइनस का एन और प्लस का आर। कुछ चीजें इसमें से कैंसिल हो रही होगी, क्यों, एन स्क्वायर माइनस एन आर, फिर ये आर से होगा तो माइनस एन आर और प्लस का आर स्क्वायर, फिर उसके बाद इससे करेंगे तो माइनस एन और प्लस आर। तीनों वैल्यूज को करना है ना बेटा, तो तीनों को करेंगे तो यही आएगा। हाँ बोलो, अब इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, हो रहा है, आर स्क्वायर 2r स्क्वायर और माइनस का 2r स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर 2r स्क्वायर और माइनस का 2r स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अनदर थिंग, कोई और चीज, माइनस का r और ये r, फिर प्लस का 2nr और माइनस का 2nr, ये भी कैंसिल। बच गया क्या, n स्क्वायर माइनस का n, बस इतना ही बचा है और कुछ भी नहीं बचा है इसमें। और इसको हम फिर आगे में लिख देते हैं। अगर एग्जाम ऐसा सब्जेक्टिव होता और एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता तो हम पूरा टाइम इसी में लगा देते, और हम अच्छा क्वेश्चन ही नहीं करते, फिर छोड़ ही देते। हाँ 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 बेटा, ऐसा कितना आसान बना दिया ना आपने एग्जाम को कि 10 नंबर का एक ही क्वेश्चन दे दो, ऐसे 10-10 नंबर के नहीं, ऐसे 10-10 नंबर के। बेटा आई हैव टू टेल यू कि कैसे सॉल्व करना है, वरना इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। आपको बताना भी तो है कैसे हुआ, वरना तो स्टेप पूरे मतलब थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, जल्दी भी कर सकते हैं। हाँ हम तो बच्चे, हमें तो और ज्यादा टाइम लगेगा, डेफिनेटली डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैं जब बोल रहा हूं कि आएगा नहीं, चांसेस नहीं है इसके, सिर्फ समझाने के लिए ये चीज आपको दी है कि प्रूव करके बताओ। अब ऊपर हमारा क्या बचा, सिर्फ एन स्क्वायर माइनस एन, जिसमें भी हम क्या कर सकते हैं, एन को कॉमन ले ले तो एन माइनस वन बच सकता है। जिसमें हम एन अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, एन माइनस वन। तो हम फिर मल्टीप्लाई नहीं, इसको वैसे नहीं लिख के क्या लिख देते हैं, एन माइनस वन। अब यहां पे बचा क्या है,
n माइनस आर माइनस वन, n माइनस r माइनस वन और r। अब इसको क्या करें, क्या चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई कहां, ऑलरेडी एक ही साइड है, दे आर ऑन द सेम साइड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का तो कोई सेंस ही नहीं है। अब देखो हमारे को दिख रहा है n माइनस टू, इधर फैक्टोरियल है, किधर फैक्टोरियल नहीं है, फैक्टोरियल इसमें कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा फैक्टोरियल का, ये वाली चीजें बच गई। इस वाली चीज को मल्टीप्लाई करें तो, इस वाली चीज को अगर मल्टीप्लाई करें तो बहुत सारा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा नहीं बहुत ज्यादा, कि इस वाली चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को मल्टीप्लाई ना करके उस वाली चीज पे फोकस करते हैं, ये वाली चीज पे। इस वाली चीज का क्या किया जा सकता है, कुछ इसको लिख सकते हैं हम किसी तरीके से। हाँ फिर वो भी तो फैक्टोरियल में है, वो भी नहीं हो सकता। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है क्या? आप लोग सब आज इतना ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन ही गलत ले लिए मैंने शायद, आज की क्लास के क्वेश्चन शायद उतने अच्छे नहीं है। नहीं सब, देखो मैं ये मान सकता हूं कि आप, बहुत सारे बच्चों का ये ओपिनियन होगा, जैसे बहुत सारी जगहों पे ये चीज देखी भी गई है कि बच्चे प्रूव वाले क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, कि आएगा नहीं। मेन चीज क्या है, हमें देखो दो चीजें हैं हमारे पास में, एक होता है कि हमें बुक में जो भी मिल रहा है हम सब सॉल्व कर रहे हैं, एक होता है बच्चे को पता है ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं तो मैं सॉल्व ही क्यों करूं। ये स्मार्टनेस है वैसे देखा जाए तो, दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस, कि अगर हमें पता ही है कि ऐसा क्वेश्चन आ नहीं सकता तो हम सॉल्व भी क्यों करें, टाइम भी क्यों वेस्ट करें, है ना। हमें समझ में आ गया कि टाइम वेस्ट करना नहीं है, तो हम कई बार उस चीज को स्किप कर देते हैं। यहां पे मोटिव क्या होता है ऐसे क्वेश्चन का वो समझो, मोटिव क्या है ऐसे क्वेश्चन का, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस थिंग, कि मोटिव ये होता है कि आप जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो उसको अप्लाई कैसे करोगे, एप्लीकेशन सीखना होता है उसका। एप्लीकेशन सीखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको उस तरह से दे देते हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा कोई आने की संभावनाएं हैं या इसको ही पढ़ोगे तो ही पेपर सॉल्व कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज ओनली एप्लीकेशन ऑफ दोज थिंग्स दैट यू हैव लर्न, आपने जो चीजें लर्न किए उनका एप्लीकेशन आपको सिखाया जा रहा है। अब हाँ वही चीज है, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, जब जब मान लो हम किसी को पढ़ा रहे हैं, जैसे सामने वाले बच्चे का डिसइंटरेस्ट हो जाता है उस चीज में, जैसे कि इफ यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग दिस, कि ऐसा लग रहा है बोरियत हो रही है, लंबा जा रहा है, तो हम फॉर अ चेंज हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं ऑप्शन वाले, जिससे कि थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो, डाइवर्जन के बाद हम वापस से इस पे आ सकते हैं। हाँ बेटा होगा, ये आगे भी होगा, लेकिन फॉर अ चेंज हम एक्सरसाइज पे एक बार जंप कर रहे हैं, ताकि हम इसको बाद में लेंगे तो वापस से फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे। दिस इज, देखो आप थोड़ा सिंपल पे आ जाओ, थोड़ा सिंपल पे आ जाओ, नथिंग लाइक दैट कि हमें हार्ड एंड फास्ट है कि पहले वो ही करना है। वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, कि वी आर, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि इसके आंसर्स आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपका क्या था कि इसके आंसर्स आ रहे, दैट मींस वी आर डूइंग इट इन द राइट वे, और अभी आप एकदम से डिमोरलाइज हो गए कि हमें तो आ ही नहीं रहा। तो फॉर अ चेंज वी आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज डायरेक्टली। अब देखो पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दिया इन्हें, वैल्यू बताओ इसकी, इससे सिंपल और क्या होगा बेटा, 12C4 एंड 12C3 इज, प्लस करना है दोनों को। आंसर इज 715, 715। अदर स्टूडेंट्स बाकी भी देखें, 12C4 प्लस 12C3,
715। कौन बोल रहा है बड़ा आ गया आंसर? वाई 715? 715 आपने डायरेक्टली कर लिया है ना? डायरेक्ट मतलब इसको इसी वे में किया है ना, प्लस करके दोनों की वैल्यूज निकाल के ऐड किया है। दोनों की वैल्यूज निकाली 12C4 और 12C3 की, और फिर उनको दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वी गेट आवर आंसर। बट इसमें तो पक्का थ्योरम लग सकती थी, इसमें तो लग रही थी ना बेटा थ्योरम, इसमें तो लग रही थी, पर ऐसा जरूरी नहीं होता कि कोई थ्योरम दिए तो लगानी ही है। देखो एक बार, लग रही है ना, 12C4 और 12C3, तो ये क्या होगा, 12NCR प्लस NCR माइनस 1, तो क्या बनेगा N+1CR, तो ये क्या हो जाएगा 13C3 या 4। R की वैल्यू क्या लेंगे, R की वैल्यू कौन सी है 4, तो इसको 3 नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 4। तो 13C4 की वैल्यू निकालोगे तो भी आंसर वही आना है जो आपको वैसे अलग अलग। पर मैं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा हूं आपको कि आपको इसी से सॉल्व करना है, थ्योरम से सॉल्व करना जरूरी नहीं है, बट आपको एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए। तो आप एक बार देख लो कि थ्योरम अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, उससे क्या होगा, एक की सॉल्व करना पड़ेगा ना, दोनों को सॉल्व करके ऐड नहीं करना पड़ेगा बेटा, आप डायरेक्टली क्या कर लोगे, एक से कर लोगे। तो फॉर श्योर द आंसर इज 715। ठीक है, अब आ गया NPR is equal to this, NCR is equal to this, then value of N and R will be, now you have choice of options, ऑप्शन से क्वेश्चन कर सकते हो, ऑप्शन से ही करना है बेटा, बिना ऑप्शन के नहीं करना है, जैसे हम कर रहे थे एग्जाम्पल में, जैसे कर रहे थे वैसे नहीं करना। ये आंसर आ भी चुका है ऑनलाइन में, तो 8 and 3। बी 8 and 3 इज द राइट आंसर। अब देखो, सबसे पहले शुरू तो आपने वन ऑप्शन से ही किया होगा, फर्स्ट से, दूसरे पे आपको आंसर मिल गया, नहीं मिलता तो तीसरे पे मिल जाता, और अगर तीसरे पे भी नहीं मिलता तो नन ऑफ दीज आप मार्क कर देते। अब 8 और 3 आपने दोनों को वेरीफाई करके देखा, ये एक से ही पता लगा लिया। देखो, एक से लगा लिया ना, उसके बाद दूसरे में तो खाली पुट्टी तो करके देखना है कि वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, आपने जो आंसर निकाला है उसको चेक कर लेते हैं। एनपीआर इज इक्वल टू क्या है 336, और एनसीआर इज इक्वल टू क्या दे रखा था 56, राइट, और आप बोल रहे हो 8 और 3, तो n इज इक्वल टू 8 और r इज इक्वल टू 3। हमने इसको तो चेक कर लिया होगा आपने, ये क्या आएगा 8p3 इज इक्वल टू 336, यही आ रहा है। 8p3 को कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6, तो कितना आएगा 336, ये तो बिल्कुल सही है। नाउ गोइंग टू दिस, इसका डायरेक्ट हमें पता है ना फॉर्मूला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन सी आर इज इक्वल टू एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल आर, तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी है मेरे पास 336, फैक्टोरियल आर करना था, आर की वैल्यू कितनी है 3, तो फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6, तो इसको इससे डिवाइड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है 56। तो बस पूरा नहीं सॉल्व करना, खाली डिवाइड करके देख लो फैक्टोरियल आर से, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस वापस से आता हुआ क्लास में जैसे नहीं होती इंडिया की टीम एकदम लास्ट मोमेंट पे है और गेम में कुछ नहीं हो रहा था, एक बॉल पे भी कुछ रन नहीं बन रहे थे और एकदम से सिक्सर लग गया, अब कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कर रहे हैं प्रॉपर। नाउ दिस वन, क्वेश्चन 3। यस बेटा, ऑनलाइन ऑल्सो, आपका भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है, आप भी अच्छे से कर रहे हो।
Now what is the question saying? 18CR is equal to 18CR plus 2. The value of RC5. सबसे पहले क्या करना है? R की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. तो R की कोई सी भी वैल्यू आप देखें, पर R की वैल्यू देखूं कैसे? R की वैल्यू देखूं कैसे? तो अजम्पशन लो कि RC5 को 55 मान के, RC5 को पहले 55 मान के देखो और फिर R की वैल्यू निकालो. RC5 is equal to 55, then what will be the value of R? ये कर सकते हैं या फिर हम उधर वाली साइड पे फोकस कर सकते हैं. दोनों में से कुछ भी देख लो. बेटा एक थोड़ा सा बताऊंगा, बस ज्यादा नहीं बताऊंगा. आप ही करेंगे क्वेश्चन, आप ही करेंगे क्वेश्चन. आई विल ओनली टेल यू द टिप टू सॉल्व द सेम. देखो इधर देखना, मैं जो बता रहा हूं, 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2. ये कह रहा है कि आप कह सकते हो कि दिस इज द प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी की तरह बता रहा है. अब ये कह रहा है RC5 इज इक्वल टू कितना होगा. तो आप देखें R किसको रख रहा है? ये N को, N की जगह. और यहां जो चीज है उसको क्या करना है? R प्लस 2. तो कहना है से RC5 इज इक्वल टू RC7 कह सकता हूं? कह सकता हूं क्या बेटा? क्योंकि यहां क्या करना है? R को R प्लस 2. नाउ यू हैव टू थिंग्स. अब निकाल सकते हो. अब देखो, अब निकाल के देखो कि आ सकती है क्या वैल्यू. RC5 इज इक्वल टू RC7. नाउ देखो, पूरा करके भी जल्दी हो जाएगा ये. अगर आप ऑप्शन से नहीं करते हो तो पूरा करके भी ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा. पूरा सॉल्व भी कर सकते हो आप. पूरा सॉल्व करके भी जल्दी आ जाएगा आंसर, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. हमें क्या चाहिए? सिर्फ R की वैल्यू. पहले R की वैल्यू आने के बाद हमें RC5 की वैल्यू बतानी है. पहले डायरेक्ट तो वैल्यू नहीं आएगी. R की वैल्यू अगर मिल गई तो RC5 की वैल्यू भी आ जाएगी. तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ R फर्स्ट. फिफ्टी सिक्स बता रहे बच्चे कि 56 है. चेक तो हम कर सकते हैं. अगर 56 आंसर है तो वी कैन डेफिनेटली चेक इज इट द करेक्ट आंसर. एक बार चेक करके देख लेते हैं. उन्होंने निकाला कैसे है वी आर नॉट श्योर, लेकिन वो 56 बता रहे हैं तो हम चेक कर लेते हैं. RC5 इज इक्वल टू 56. तो हम देखते हैं कि R की वैल्यू क्या आ रही है. इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? फैक्टोरियल हटाना है तो R-1 ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा ज्यादा बेटर है वैल्यू R की निकालो. R की पहले वैल्यू निकाल के पुट करके निकालोगे तो वो ज्यादा बेटर है. ऑप्शन से ये सॉल्यूशन नहीं होगा. तो मैंने जो बताया उस तरीके से करो आप, ज्यादा बेटर है. आप करेंगे इसको, आप होमवर्क में नोट कर ले इसको. आप करेंगे RC5 इज इक्वल टू RC7 से फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R. पहले R की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन आफ्टर आप RC5 की वैल्यू निकालेंगे. तो आप ये होमवर्क में कर लेंगे.
नहीं, आप एक बार फिर से ट्राई करना। एंड वन मोर थिंग बेटा, वो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखा है ना, ये जो दिया है इसके अकॉर्डिंग लिखा है कि 18 CR इज इक्वल टू 18 CR प्लस 2। तो इस वजह से मैंने क्या लिख लिया, इसको ये लिख लिया। बाकी ऐसा कोई मेरा वो नहीं था कि इसको बना कैसे दिया ये, वो भी हम सॉल्यूशन देखेंगे उसका भी। एक बार आप थोड़ा सा इसको माइंड लगा के करके देखना, नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में एक तो वो क्वेश्चन जो अभी बीच में छोड़ा था उसको भी आगे थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे कि ये कैसे होगा। जहां तक हमने किया एक बार आप नोट तो कर ही चुके होंगे उतना तो। एग्जाम्पल है, चलो ठीक है, हम बुक से देख लेंगे, बुक से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हमारा टास्क है कि हम वो सारी चीजें कंप्लीट करें।